खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। यह शायर जो मैंने आपको सुनाया है, यह है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर मुज़फ़्फ़र इस्लाम रज़मी साहब का। आज जिनकी 9वीं पुण्यतिथि यानी बरसी मनाई गई है। कलाम पाक की तिलावत के साथ अब मैं उनके आशियाने पर पहुंच गया हूँ। ये किराए का मकान है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा मकान भी दिखाने की कोशिश करें। ये किराए का मकान है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, और नगर पालिका कैराना द्वारा इस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध कब्जा बताया जा रहा है, जबकि आपको बता दें एसडीएम कोर्ट कैराना में मुकदमा विचाराधीन है। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मशहूर शायर मुज़फ़्फ़र इस्लाम रज़मी साहब के परिवार से। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब के मुकाम पर। आ गए हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम नवेद कमाल है और मैं मरहूम मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का छोटा बेटा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये PK7 न्यूज आपका स्वागत करता है। जी, और हम भी बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं PK News 7 को, जो हमारी परेशानियाँ और मुखलसी के टाइम में हमारी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे PK News 7 का। और आज 19 सितंबर 2021 को हमारे वालिद साहब को पूरे 9 साल हो गए हैं दुनिया से गए हुए, और पूरे 9 साल से हम तीनों भाई एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं, कारोबार की, घर की, जो कि अभी तक हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। हमारे वालिद साहब ने जिस मकान में हम रहते हैं, इस मकान में 60 सालों से रहते आए हैं। यहीं पर रह करके पापा जी ने देश के लिए शायरी से पूरी दुनिया में डंका बजाया है और देश का पूरा नाम पूरी दुनिया में रोशन कराया है। आज हिंदुस्तान या बाहर के मुल्क में अगर बात कैराना की आती है तो लोग कहते हैं अच्छा वो मुज़फ़्फ़र रज़मी का कैराना, ये ज़ब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अरे वाह, ये उस शायर का कैराना है जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसा शेर दिया है कि लोग नसीहत करते हैं, नेताओं से नेताओं को नसीहत करते हैं। हर आदमी, बॉलीवुड, आपका कोई भी कल्चर हो, वहां पर इस शेर का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस शेर के मालिक, कहने वाले, उन्होंने सिर्फ देश के लिए शायरी करी है। देश भी गए, बहुत मुशायरे पढ़े हैं और विदेशों में जाकर के बहुत शायरी में आला मकाम हासिल किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दौलत की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। फकीरी इंसान थे। एक बात जरूर कहते थे कि मैं हलाल रोटी कमाऊंगा और अपने बच्चों को हलाल रोटी खिलाऊंगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आने वाली जिंदगी कितनी भयानक होगी कि बगैर पैसा और बगैर घर के कोई अपना बसर कर ही नहीं सकता। हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। हम पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मकान का मुकदमा चल रहा है एसडीएम साहब की कोर्ट में, उसी कोर्ट में जिस एसडीएम कोर्ट ने 2011 में हमको किराएदार माना था कि नहीं, आप इसके किराएदार हैं, आप इसमें रहते रहिए, आप अपना किराया जमा करते रहिए। इसका हमारा किराया भी जमा नहीं करते और बोलते हैं कि अवैध कब्जा है। बताइए, छोटे छोटे बच्चों के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ कि जिसको प्रधानमंत्री गवर्नर हाउस में इज्जत के साथ बुलाया जाता था, उसको ऐसा दर्जा दिया जा रहा है उसके परिवार को कि अवैध कब्जा। अवैध कब्जा क्या होता है? अवैध कब्जा तो बहुत भयानक शब्द है। हम में से कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अपने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए घर में है और सरकार से यही आस लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार करे, हमें बेघर ना करे, क्योंकि ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अपने दादा का नाम रोशन करें,
दादा के साथ देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें, एजुकेशन लें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। जो देश की इस टाइम नीति है, हमारा देश एक बहुत प्यारा मुल्क है, हमें इसी देश में रहना है और इसी देश के लिए सब कुछ करना है। यही हमारे वालिद साहब ने हमें सिखाया और उसी राह पे चल रहे हैं। बस हमारा यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार, सेंटर सरकार से हम आस लगाए हुए बैठे हैं कि हमारी परेशानी हल करने में हमारा साथ दें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस जिंदगियां कट जाएंगी, बच्चों के भविष्य बन जाएंगे, सरकारें चाहें तो हमारा साथ दे सकती हैं। अभी तक आपने सरकार से जो आग्रह किया है, पिछले साल ये आग्रह किया था, इसमें कोई आशा की किरण आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने पत्र भेजा था, हमें उनसे भी पूरी आस लगाए बैठे हैं कि हमारी साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी। और बस बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए सरकार करे, इसी आस में बैठे हैं। जी, तो आप जो है मुजफ्फर जी जो है उनके कितने नंबर के बेटा है? जी मैं तीसरे नंबर का बेटा हूँ, सबसे छोटा वाला बेटा हूँ उनका। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब को 2004 में हमारे वालिद साहब ने कहा था कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। और इन्हीं के साथ PK7 न्यूज आपको मिलवाने जा रहा है जनाब मुजफ्फर इस्लाम रजवी के जो बड़े सुपुत्र हैं, साहिबजादे हैं। जनाब आपका नाम? जी जावेद रजवी साहब, आप सरकार से अब क्या उम्मीद लगाते हैं? सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि जिस हिसाब से बीजेपी की सरकार यानी कि मोदी सरकार या योगी सरकार जिस तरह से लोगों का सहयोग कर रही है, बढ़ावा दे रही है, हमें भी उनसे पूर्ण उम्मीद है कि वो हर तरह की हमारी मदद करेंगे। प्रशासन से, शासन से जिस तरह की हो सकता है, इस मकान के मामले में हमारी मदद करें। ये मकान में हम 7 सालों से रहते आ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब की जो आस्था है वो उस मकान से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं सरकार से कि इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करें, हमारी पूरी मदद करें। हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि मांगने वाला तो गूंगा था मगर देने वाले तो भी बहरा हो गया। और उसी साथ में PK7 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे वालिद मोहतरम जनाब मुजफ्फर रजवी साहब की कविताएँ भी छापते हैं, उनकी पूरी तिथि पे घर भी आते हैं, कुरान में शरीक होते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। इसी के साथ PK7 का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और मैं आपको रूबरू करा रहा था उस शख्सियत से जिसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने शायरी का डंका बजाया। मुजफ्फर इस्लाम रजवी साहब की 9वीं पुण्यतिथि पर आज जिस मुकाम पर वे हैं, जिस दशा में वे हैं, ये आप पूरी तरह से वाकिफ हो गए हैं। वे किराए के मकान में किस